नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और सुदर्शन जी की बात की थी। और स्कंदगुप्त के विषय में हमने यह भी बात की थी कि एक तरह से स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य में या गुप्त सम्राटों में अंतिम योग्य सम्राट था। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य के परवर्ती सम्राट थे, बाद के आने वाले सम्राट थे, वो अयोग्य सम्राट थे। तो यहाँ पर आज हम गुप्त साम्राज्य के पतन के विषय में बातचीत करेंगे और उसके बाद में गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन की यदि हम बात करें तो मुख्य कारण तो यही रहा कि गुप्त साम्राज्य के जो बाद के आने वाले सम्राट थे, स्कंदगुप्त के बाद के, वो इतने योग्य शासक नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रख पाते। इसलिए उनकी अयोग्यता के कारण से ये साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हुआ। केंद्रीय शक्ति दुर्बल हो गई थी। तात्पर्य यह है कि सम्राट दुर्बल थे, इसलिए केंद्रीय शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं रही कि वो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। इसके साथ साथ इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का यह मानना है कि परवर्ती जो गुप्त सम्राट थे, उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया था। इसलिए साम्राज्य की जो अधिकांश जनता ब्राह्मण धर्म को मानने वाली थी, वो इनसे नाराज हो गई थी और उसने सम्राटों का साथ नहीं दिया था। इसके साथ साथ साम्राज्य के जो सम्राट थे, वो अपनी अयोग्यता के चलते शक्तिशाली जो सामंत थे, उन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए। इसके साथ साथ जो अधीनस्थ शासक थे, उनको भी अपनी स्वतंत्रता का मौका मिल गया और विदेशी शत्रुओं को भी साम्राज्य पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया, जिससे अंततः गुप्त साम्राज्य विघटित हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से जो गुप्त साम्राज्य है वो विघटन की ओर अग्रसर हुआ। आगे हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दे रखा है कि सैनिक शक्ति की ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, जो परवर्ती बाद के आने वाले सम्राट थे उन्होंने। और इसके साथ साथ उन्होंने शांतिपूर्ण विदेश नीति का भी पालन नहीं किया था। ये सब कारण गुप्त साम्राज्य के विघटन के कारणों में आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान की। देखिए, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान के अंतर्गत कला की बात कर रहे हैं। तो गुप्तकालीन कला के अंतर्गत गुप्त युग में कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला का काफी उल्लेखनीय विकास हुआ। इसके साथ साथ कला के क्षेत्र के अंतर्गत जो हम स्थापत्य की कला की बात कर रहे हैं, तो देखिए, इस कला के अंतर्गत भारतीयकरण, इस युग की कला की प्रमुख विशेषता यह थी कि ये भारतीय, विशुद्ध भारतीय कलाओं में, कला के क्षेत्र में विशेष संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है या जो चित्रकला है, उसमें भारतीय कलाओं का ही समावेश किया गया है, अर्थात भारतीयकरण इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें सौंदर्य अभिव्यक्ति अर्थात सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। आध्यात्मिकता का तात्पर्य है कि अधिकांशतः जो कला के क्षेत्र में है वो आध्यात्मिक तौर पर मूर्तियां वगैरह, मंदिर वगैरह आध्यात्मिक तौर पर बनाए गए थे। ज़्यादातर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, अधिकांश स्थापत्य कला में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आध्यात्मिकता इसमें झलकती है। इसके साथ साथ गुप्तकालीन कला में प्राकृतिक सौंदर्य का और स्वाभाविकता का और इसके साथ साथ यथार्थता का अंकन भी हुआ है, लेकिन रूढ़िवादिता का इसमें अभाव पाया जाता है। रूढ़िवादिता मतलब परंपरागत, जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार जो कला के क्षेत्र में विकास हो रहा था, उसकी बजाय नवीन इसके अंतर्गत कुछ आयाम हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्थापत्य कला की। सबसे पहले वास्तुकला या स्थापत्य कला की कला के क्षेत्र में हम बात करेंगे। तो देखिए, स्थापत्य गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है, उसके जो प्रमुख सर्वश्रेष्ठ जो नमूने हैं वो यहाँ के मंदिर हैं। इस काल के जो मंदिर बने वो स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूनों में आते हैं। मंदिरों की विशेषता क्या थी कि ये नागर शैली में बने हुए थे। आपको मैंने बताया भी था कि उत्तर भारत के अंतर्गत स्थापत्य कला की नागर शैली प्रचलित थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य अधिकांशतः उत्तर भारत के अंतर्गत रहा, इसलिए स्थापत्य कला की नागर शैली का यहाँ प्रचलन था और इस काल में नागर शैली के अंतर्गत ही मंदिरों का निर्माण हुआ
और इसके साथ साथ जो मंदिर हैं वो ईंटों और पत्थरों के बनाए जाते थे। ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर थे। इसके साथ साथ इन मंदिरों की जो सामान्य विशेषताएं थी, अधिकांशतः जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उनकी सामान्य विशेषताएं यह थी कि इनमें एक तो आधार पीठिका बनाई जाती थी, अर्थात एक पहले चबूतरे आदि का निर्माण किया जाता था आधार के रूप में, और उसके साथ साथ एक गर्भगृह होता था, एक कमरे जैसा छोटा कमरा जिसमें देवी देवता की मुख्य मूर्ति रखी जाती थी, इसे गर्भगृह कहा जाता था। और ठीक गर्भगृह के ठीक सामने एक सभा मंडप होता था जहाँ पर लोग बैठ करके और देवता की उपासना करते थे। और गर्भगृह तथा सभा मंडप के बीच का जो गलियारा होता था उसे अंतराल नाम दिया गया है। गर्भगृह से सभा मंडप तक जाने के लिए जो गलियारा होता था उसे अंतराल नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ एक शिखर होता था, गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर जो ऊंची चोटी टाइप में बनाया जाता था वो शिखर। और इसके साथ साथ एक प्रदक्षिणा पथ होता था, देवता की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ बना हुआ होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इसके साथ साथ जो मुख्य द्वार होता था मंदिर का, जैसे जो चार दीवारी होती थी, वो चार दीवारी के अंतर्गत एक मुख्य द्वार होता था जिससे मंदिर में प्रवेश किया जाता था। इस मुख्य द्वार के ऊपर, मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। गंगा और यमुना जो नदियां हैं उनको मूर्ति रूप में स्थापित किया जाता था, अर्थात उनकी कल्पना मूर्ति रूप में करके और उनकी स्थापना गंगा यमुना की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाती थी। तो ये कुछ गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिरों के कौन कौन से उदाहरण देखते हैं, जो कुछ श्रेष्ठ मंदिर हैं जिनके उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इसके अलावा घूमरा का शिव मंदिर है, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण मंदिर है भीतरी गांव का, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। और एक है दशावतार मंदिर जो देवगढ़ झांसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो इस समय के श्रेष्ठ कला के उदाहरण हैं। इनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त काल में विहार, जो बौद्ध विहार होते थे, गुहा, इसके अलावा चैत्य और स्तूप आदि का भी निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत जो गुहा मंदिर थे उनमें कुछ प्रमुख गुहा मंदिर आज भी हमको देखने को मिलते हैं, उल्लेखनीय है। तो इनमें देखिए अजंता एलोरा के गुहा मंदिर, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ती है। इसके अलावा बाघ की गुफा मंदिर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती हैं। इसके अलावा उदयगिरी की गुहा मंदिर जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं। और इसके अलावा धमेक स्तूप जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ स्थापत्य कला के अंतर्गत गुप्त काल के अंतर्गत बने हुए कुछ मंदिर और गुहा मंदिरों के उदाहरण यहाँ पर उल्लेखनीय हैं जो गुप्त काल को एक स्वर्ण युग के रूप में पहचान दिलाते हैं। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम मूर्तिकला और चित्रकला की बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। धन्यवाद।